Good morning everyone. So let's start with the discussion. Question number 46 कहता है आइडेंटिफाई करो फाइलम एक्स को। एनिमेलिया है, एनिमल किंगडम में है, उसके अंदर ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री है और एसिलोमेट है। ठीक, अब सबसे पहले हेमिकॉर्डेटा और एस्केलमेंथिस इससे आउट हो गए। हेमिकॉर्डेटा में भी सिलोम है, सिलोमेट है, और एस्केलमेंथिस में स्यूडोसिलोम है। अब बचे प्लैटीहेलमिन्थिस और टीनोफोरा। टीनोफोरा के अंदर टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो अब आंसर क्या बच गया, और रेडियल सिमेट्री है टीनोफोरा में, बाई रेडियल सिमेट्री। तो आंसर क्या बचा, बाइलेटरल सिमेट्री, ऑर्गन लेवल और एसिलोमेट। आंसर बचा प्लैटीहेलमिन्थिस। तो 46 का आंसर होगा थर्ड। और ध्यान रखना, प्लैटीहेलमिन्थिस में कभी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया होता है, कहीं ऑर्गन सिस्टम भी दिया होगा। प्रेफर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करना है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑल द फोर ऑफ स्पॉन्जिला, लीच, डॉल्फिन एंड पेंगुइन इज करेक्ट। 47 का आंसर है 3। स्पॉन्जिला यानी कि पॉरीफर, उसमें एक स्पेशल कॉलर्ड सेल्स होते हैं जो करेक्टरिस्टिक सेल्स हैं इनके, जिनका नाम है कॉनोसाइट्स। बट बाकी तीनों के पास ये नहीं होंगे क्योंकि बाकी तीनों पॉरीफर नहीं है। फर्स्ट कहता है कि पेंगुइन होम्योथर्मिक है बट बाकी तीनों पोइकिलोथर्मिक हैं। जो डॉल्फिन है वो मैमल है, तो मैमल भी तो होम्योथर्मिक होगा। फिर कहता है कि लीच इज अ फ्रेश वाटर फॉर्म व्हाइल ऑल अदर्स आर मरीन। लीच मेनली मरीन वाटर में होता है, बाकी कुछ स्पीशीज टेरेस्ट्रियल भी हैं, कुछ फ्रेश वाटर भी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है रूल। एंड ऑल आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। स्पॉन्जिला सबसे पहले वही पॉरीफर है, एसिमेट्रिकल है। तो आंसर क्या हुआ, थर्ड। 48 सिलेक्ट द ऑप्शन विच मैचेस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स विद ग्रुप ऑफ एनिमल्स। 48 का आंसर है 4। फोर्थ में जॉइंटेड अपेंडेजेस वाले तीनों आर्थ्रोपोड हैं। लिमुलस है, किंग क्रैब, एपिस हनी बी और लासिफर लैक इंसेक्ट। इसके अलावा हर किसी में कोई ना कोई मेंबर ऐसा है जो उस फाइलम का नहीं है। स्पिक्यूल वाला स्केलेटन पॉरीफेरा में है, जबकि अडाम्सिया पॉरीफर नहीं है। फ्लेम सेल्स प्लैटीहेलमिन्थिस में होते हैं, नॉट इन एस्केलमेंथिस। और रेड्यूला रास्पिंग ऑर्गन मोलस्क में होता है और ऑफ्यूरा मोलस्क नहीं है। तो 48 का आंसर क्या हुआ, 4। 49 इनमें से कौन से एक्वेटिक मैमल्स हैं। 49 का आंसर है 1। बेलिनॉप्टरा यानी कि ब्लू व्हेल और डेल्फिनस यानी कि डॉल्फिन, ये दोनों तो हैं एक्वेटिक मैमल्स। इक्वस है घोड़ा, टेरोपस है फ्लाइंग फॉक्स बैट है, और फेलिस है कैट। ये तीनों एक्वेटिक नहीं, टेरेस्ट्रियल है। ठीक, या फिर टेरोपस में, फ्लाइंग फॉक्स में उड़ने का भी अडेप्टेशन हो चुका है। तो 49 का आंसर क्या हुआ, 1। 50 मैच करना है और करेक्ट आंसर निकालना है। 50 का आंसर है 1। ये जो सेंट्रियोल है जिसमें 9+0 अरेंजमेंट होता है, ये बनाता है बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। हालांकि सीलिया फ्लैजेला के एक्सोनीन पार्ट में 9+2 अरेंजमेंट होगा, लेकिन जो सेंट्रियोल है, जो बेसल बॉडी है, जिसे बेसल ग्रैन्यूल या ब्लेफेरोब्लास्ट भी कहते हैं, उसमें अरेंजमेंट कैसा रहता है, 9+0। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन थाइलेकॉइड। अगर थाइलेकॉइड ने स्टैक बनाया तो उसे ग्राना कहते हैं, और अगर ग्राना है क्लोरोप्लास्ट में तो उन्हें ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और अगर ग्राना नहीं है, स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ थाइलेकॉइड्स हैं, तो उन्हें ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो 50 के अंदर बी पार्ट क्लोरोफिल हो गया। अब सी आया क्रिस्टे। क्रिस्टे होते हैं इन फोल्डिंग्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और इनर मेम्ब्रेन पर ही वो 5 एंजाइम कॉम्प्लेक्स रखे थे विच आर रिक्वायर्ड फॉर ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और राइबोजाइम क्या है, राइबोजाइम एक राइबोसोम से जो आरएनए से बना है, एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है आरएनए, जो एंजाइम लाइक एक्टिविटी शो करता है। तो 50 का आंसर क्या हुआ, 1। 51 स्पेक्ट्रिन एंड एंकाइरिन आर टाइप ऑफ। आंसर है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स एट द इनर सरफेस ऑफ आरबीसी मेम्ब्रेन। याद आ रहा है, आरबीसी के मेम्ब्रेन पर, अगर मैं ये आरबीसी का मेम्ब्रेन दिखाती हूँ,
इसके इनर सरफेस पर ये लगे हैं एनकायरिन और स्पेक्ट्रिन प्रोटीन, जिनका काम है मेम्ब्रेन को अंदर से फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, जिससे कि आरबीसी कैन इजीली पास थ्रू द नैरो ल्यूमेन ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो वहां से पास करने के लिए जो आरबीसी को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वो कौन देते हैं? एनकायरिन और स्पेक्ट्रिन। और अगर क्वेश्चन पूछे कि एनकायरिन और स्पेक्ट्रिन में कुछ डिफेक्ट आ गया तो क्या होगा, तो आप कहोगे डिफेक्ट अगर आया तो फिर आरबीसी फंसने लगेगा कैपिलरीज में और ब्लड फ्लो रुक जाएगा। इस ब्लड फ्लो को ना अक्सर लिख देते हैं पेरिफेरल ब्लड फ्लो। पेरिफेरल से यहाँ मतलब है आसपास वाला। हार्ट में जो आयोटा है, आर्टरीज हैं, वो ज्यादातर बड़े साइजेस की हैं, और आसपास जितने हाथ पैरों में जा रही हैं वहां बहुत नैरो नैरो कैपिलरीज भी हैं, तो वहां पर ब्लड फ्लो रुकने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर याद है ना? अगर मैं इस तरह से दिखाती हूँ, ये लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है, ये आउटर सरफेस है, ये इनर सरफेस है। यहाँ पर और यहाँ पर जो प्रोटीन्स हैं उनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। So extrinsic proteins were those which are present at the outer surface of membrane as well as inner surface of membrane. और जो लिपिड बाइलेयर के बीच में फंसे थे यहाँ, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स थे, और जो पूरे मेम्ब्रेन को स्पैन करता था इस तरह से, चाहे एक बार या कई बार, इन्हें हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते थे। So एनकायरिन एंड स्पेक्ट्रिन are type of extrinsic protein located at the inner surface of RBC membrane, और RBC की मेम्ब्रेन को डॉनन्स मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इस मेम्ब्रेन के अलोंग डॉनन्स इक्विलिब्रियम पढ़ा गया था, जिसके बेसिस पर आज हम नर्व इम्पल्स कंडक्शन भी समझते हैं। तो 51 का आंसर हुआ 4। अब आ जाओ 52 पर। Which of the following are not polymeric? आंसर है 3, लिपिड। देखो, लिपिड इज एक्चुअली अ माइक्रोमोलिक्यूल, वो कभी पॉलीमराइज करके मैक्रोमोलिक्यूल नहीं बन सकता। याद करो, जब लिपिड्स पढ़ाते हैं तो आपको फैटी एसिड बताते हैं, अल्कोहल बताते हैं, उन्हें जोड़कर लिपिड्स बना लेते हैं और कहते हैं लिपिड्स 3 टाइप के हैं, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डेराइव्ड लिपिड। लिपिड का पॉलीमराइजेशन तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो लिपिड इज एसेंशियली अ माइक्रोमोलिक्यूल। बट जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था तो लिपिड एसिड इनसोल्यूबल वाली फ्रैक्शन में आया था, यानी कि रिटेंटेट में आया था, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिपिड्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। लिपिड्स एग्रीगेट हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिन्हें मिसेल्स कहते हैं, और वो एग्रीगेट्स, वो कॉम्प्लेक्सेस का वजन हमेशा 800 डाल्टन से ज्यादा ही हो जाता है। तो अगर हर एक लिपिड की बात करें, एक लिपिड देखें तो इसका वजन 800 डाल्टन से कम है, लेकिन ये लिपिड हमेशा इस तरह से एग्रीगेट बना लेते हैं, और इन एग्रीगेट्स का वेट हमेशा 800 डाल्टन से ज्यादा हो जाता है, और इस चक्कर में ये हमेशा हमें एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन यानी कि रिटेंटेट में मिलता है। चलें आगे। तो ये क्वेश्चन था 52, आंसर हो गया 3। प्रोटीन बने हैं बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, पॉलीसेकेराइड्स बने हैं बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स, और न्यूक्लिक एसिड बने हैं बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। आइदर राइबोन्यूक्लियोटाइड तो आरएनए बनेगा, और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स है तो डीएनए बनेगा। 53, एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस? आंसर है 1, पैकेटीन। याद करो, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर के लिए किन्हीं भी 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में पहले कट लगाया जाता है, इंसिजन होगा, जो करता है एंडोन्यूक्लियेज, काटता है, और कट लगाने के बाद
उसको वापस से जोड़ा जाता है टू क्रिएट रिकॉम्बिनेंट्स, जो रिकॉम्बिनेस करता है, जिसे हम डार्लिंगटन थ्योरी कहते हैं। कट एंड लाइगेट, पहले काटा और फिर उलट करके जोड़ दिया, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यूरिंग द पैकेटिंग स्टेज ऑफ मियोसिस 1 ऑफ इन द प्रोफेज 1 स्टेज। 53 का आंसर हो गया 1। 54, the microtubules from opposite poles of the spindle get attached to the kinetocores of sister chromatids in, आंसर है 54 का सेकेंड, मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 के समय ही, चाहे वह माइटोसिस पूछता तो मेटाफेज आंसर होता। मेटाफेज 2 वो स्टेज है जब दोनों सेंट्रियोल अपने ऑपोजिट पोल्स तक चले गए हैं, उन्होंने स्पिंडल फाइबर्स बना दिए हैं और वो स्पिंडल फाइबर्स आकर के ये जो सेंट्रोमियर के आसपास ट्यूबुलिन की प्लेट होती है, काइनेटोकोर प्लेट, इस पर आकर के अटैच हो गए हैं। और क्योंकि क्रोमैटिड्स को पकड़ने की बात कर रहा है, तो मियोसिस में क्रोमैटिड्स का सेपरेशन सिर्फ एनाफेज 2 में होता है। एनाफेज 1 में याद रखो, पूरा पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम में से एक पेयर में से एक इधर क्रोमोसोम, दूसरा इधर। एनाफेज 1 में क्रोमैटिड्स का सेपरेशन नहीं होता, सिर्फ क्रोमोसोम दूसरे से अलग होते हैं। जो क्रोमैटिड का सेपरेशन है मियोसिस के केस में, वो सिर्फ एनाफेज 2 में ही होगा। लेकिन ये सेपरेशन नहीं पूछ रहा, ये सिर्फ पूछ रहा है कि अटैचमेंट कब होता है। तो अटैचमेंट मेटाफेज 2 में हो जाएगा। और हमेशा स्पिंडल फाइबर्स अपने लेंथ को कुछ ऐसे एडजस्ट करते हैं कि जितने भी क्रोमोसोम हैं, जितने भी हैं, वो सब के सब एक लाइन में अपीयर करें। और इस प्रोसेस को कॉन्ग्रेशन कहते हैं। कॉन्ग्रेशन का मतलब था एडजस्टमेंट ऑफ लेंथ ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इन सच अ वे दैट ऑल द क्रोमोसोम्स कम टू अपीयर इन वन सिंगल लाइन। ठीक, तो 54 का आंसर क्या हुआ? सेकेंड। 55, which of the following options best represents the enzyme composition of pancreatic juice? पहले ऑप्शन में पेप्सिन दिख रहा है, वो स्टमक में होता है। सेकंड में दिख रहा है फिर से पेप्सिन, खत्म काम। थर्ड में लाइपेज है, अमाइलेज है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजेन है और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज है। तो आंसर क्या होगा? 3। आखिरी वाले में फिर से रेनिन आ रहा है और रेनिन भी स्टमक में होता है। और ध्यान रखना, पेनक्रियाटिक जूस का कॉम्पोजिशन पूछा है और अगर उसमें ट्रिप्सिन दिया होता, कार्बोक्सीपेप्टिडेज दिया होता, तो वो ऑप्शन गलत होता। पेनक्रियाटिक जूस जब बन के आता है तो ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज तीनों इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। बाद में इनको एक्टिवेट किया जाएगा and their activator is enterokinase which is present in the intestinal juice. वो पैनक्रियाटिक जूस में होता ही नहीं है। तो 55 का आंसर हो गया 3। 56, which enzymes are likely to act on the baked potatoes eaten by a man starting from the mouth as they move down by the alimentary canal? 56 का आंसर है 3। देखो, सबसे पहले सलाइवरी अमाइलेज आएगा माउथ में, बकल कैविटी में। फिर पेनक्रियाटिक अमाइलेज काम करेगा क्योंकि बेक्ड पोटैटो है, पोटैटो में स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टमक में होगा नहीं। और फिर आएंगे डाइसेक्राइडेजेस, जो डाइसेक्राइड्स को तोड़ेंगे, जैसे कि माल्टेज, आइसोमाल्टेज, लैक्टेज, ये सब को तोड़ने वाला। सो आंसर है 3। पहले वाले में पहले पेनक्रियाटिक अमाइलेज लिख दिया है, सीक्वेंस गलत है। दूसरे वाले में लाइपेजेस, न्यूक्लियेजेस ऐड कर दिए हैं, तो सबसे पहले डाइसेक्राइडेजेस आ ही नहीं सकते क्योंकि ये सारे डाइसेक्राइडेजेस इंटेस्टिनल जूस में होते हैं। और लास्ट वाले में कार्बोक्सीपेप्टिडेज और ट्रिप्सिनोजेन मेंशन कर रहा है, जबकि इसमें है ही मेनली क्या? सिर्फ स्टार्च। तो 56 का आंसर क्या हुआ? 3। 57, फिगर दिया है इसके अंदर और फिगर में पूछा है कि करेक्ट लेबल ढूंढो। 57 का आंसर पहला ही है। जो सी पार्ट लेबल किया वो एकदम सही मार्क किया है, वो वेना कावा है। और वेना कावा का काम होता है कि पूरे बॉडी से
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करना है और लाना है राइट ऑरिकल में, चाहे राइट ऑरिकल लिखा हो, राइट एट्रिया, एक ही बात है। और इस समय PCO2 होता है 45 mm of Hg और PO2 होता है 40 mm of Hg। बाकी सब लेबलिंग्स ही गलत दी हुई हैं। डी पार्ट जो है वो है पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इनटू द लंग। ए पार्ट है पल्मोनरी वेन which will not carry impure blood but it will carry pure blood, यानी कि oxygenated blood from lungs into the left auricle। और B part है dorsal aorta which carries oxygenated blood to rest of the body parts, और उस समय पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 mm Hg ही होता है। तो गलत है लेबलिंग बाकी तीनों की, आंसर होगा 1। 58. Which of the following causes an increase in sodium reabsorption in the DCT? आंसर है फर्स्ट, इंक्रीज इन एल्डोस्टेरॉन लेवल्स। याद रखना है, DCT और कलेक्टिंग डक्ट के सेल्स खुद से इम्परमिएबल नेचर के हैं। दे बिकम परमिएबल ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। सो अगर पानी या नमक की कमी है तो हार्मोन्स आएंगे, जैसे कि अगर ADH आया तो वो आकर के रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाएगा इन DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, और अगर एल्डोस्टेरॉन आया तो इट विल कॉज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट इन DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। 59. Osteoporosis, age related disease of skeletal muscle may occur due to, आंसर है 3, decreased levels of estrogen। क्योंकि ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये ज़्यादा कॉमन होती है फीमेल्स में एज कंपेयर टू मेल्स, और इसके अंदर हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं और बहुत सॉफ्ट होने की वजह से हड्डियों में पेन बहुत ज़्यादा रहेगा और टूटने का भी चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब बोन्स आर प्रोन टू एनी डैमेज। इसका एक रीज़न है मेनोपॉज, जो हर फीमेल को फेस करना पड़ता है एट अप्रॉक्स एज ऑफ 50। उसके अलावा रीजन है डिक्रीज लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन, अगेन फीमेल स्पेसिफिक रीजन। फिर है एक रीजन, ये जो डिक्रीज लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन है ये भी मेनोपॉज से ही रिलेटेड है। मेनोपॉज के बाद ड्रास्टिक डिक्रीज इन एस्ट्रोजन लेवल्स होगा। फिर एक वजह है पुअर कैल्शियम डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के समय भी पुअर कैल्शियम डाइट थी तो वो भी नजर आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, चाहे 30-35 की एज में ना दिखे लेकिन उसके बाद तो दिख जाएगी। और उसके बाद मेल फीमेल दोनों में कॉमन वजह है हाई लेवल्स ऑफ पैराथ हार्मोन, PTH। याद है, पैराथ हार्मोन का काम था हड्डियों से कैल्शियम उठाकर ब्लड में भरना है। अगर गलती से ज़्यादा ही इंक्रीज हो गया पैराथ हार्मोन, वो सोचेगा ही नहीं कि हड्डियां खोखली हो गई हैं और हड्डियों में क्या शुरू हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस। अगर ऑस्टियोपोरोसिस का टाइम से ट्रीटमेंट ना शुरू किया जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस ऐसा मानो कि बहुत हालत खराब हो जाएगी, आखिरी स्टेज आ जाएगी क्योंकि ट्रीटमेंट टाइम से नहीं शुरू हुआ। और उस लास्ट स्टेज को या बहुत खराब स्टेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस को एक नया नाम देते हैं, उसका नाम है ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। ये भी याद रखना। सो decreased levels of estrogen after menopause, poor calcium diet during pregnancy, or high levels of parath hormone could result in osteoporosis, and if left untreated for some time, अगर कुछ वक्त तक उसे नहीं ट्रीट किया गया और हालत बहुत खराब हो गई तो तब उसको कहते हैं ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। तो 59 का आंसर हुआ 3। अब आ जाओ 60 पर। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू फैलोपियन ट्यूब। 60 का आंसर है 2। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF के अंदर पहले एग को डेवलप किया जाता है, यानी कि जाइगोट को डेवलप किया जाता है, और जब उसमें 8 ब्लास्टोमियर स्टेज होती है तब उसको
चाहे उसे अर्ली जाइगोट कह लो या अर्ली एम्ब्रियो कह लो, उस स्टेज में उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो याद रखना है 8 सेल स्टेज या 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में आईवीएफ किया जाता है। तो 60 का आंसर क्या हुआ? 2। 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ? 61 का आंसर है 3। सबसे पहले आए ऑर्गेनिक मोनोमर्स, जैसे कि अमीनो एसिड्स आए, न्यूक्लियोटाइड्स आए, न्यूक्लियोसाइड्स आए, ये सब डेवलप हुए, सिंपल शुगर्स आए। उसके बाद आए ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, प्रोटीन्स बने, न्यूक्लिक एसिड्स बने, पॉलीसैकेराइड्स बने। फिर आए प्रोटोबायोन्स। प्रोटोबायोन्स क्या हैं? एग्रीगेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही तो हैं, क्योंकि अब पॉलीमर्स बन चुके हैं। बस दे वर सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन था उनके आसपास, और ऐसा माना जाता था कि ये प्रोटोबायोन्स ही प्रिकर्सर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल हैं। और फाइनली पहले तो आरएनए फर्स्ट मॉडल आया, और आरएनए के बाद आए डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम। तो 61 का आंसर क्या हो गया? 3। मोनोमर, फिर पॉलीमर, फिर इन पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट्स बने जिन्हें प्रोटोबायोन्स कहा, प्रिकर्सर माना गया कि ये लाइफ बना सकते हैं, और फाइनली आरएनए फर्स्ट मॉडल आया जो क्वेश्चन में नहीं दिया, और फाइनली फिर डीएनए जेनेटिक सिस्टम आया। ठीक। 62, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट प्लूरोब्रेकिया? प्लूरोब्रेकिया यानी कि टीनोफोरा की बात कर रहा है। इसका आंसर है 4th, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। दे आर नॉट ट्रिप्लोब्लास्टिक बट दे आर डिप्लोब्लास्टिक। और बहुत सिंपल है इसे प्रेडिक्ट करना, क्योंकि पहला ही ऑप्शन दे रहा है दे आर डिप्लोब्लास्टिक। अब या तो डिप्लो होंगे या ट्रिप्लो होंगे, और क्योंकि टीनोफोर के फीचर ज्यादातर सीलेंट्रेटा जैसे हैं, तो ये दोनों ही डिप्लोब्लास्टिक हैं। तो 62 का आंसर क्या हुआ? 4। 63, Wuchereria bancrofti is a common filarial worm. It belongs to the phylum. 63 का आंसर है 2। It belongs to Nemathelminthes, या प्रेफरेबली इसको कहो नीमाटोडा, क्योंकि कुछ आप लोगों को बता रखा है कई जगह कि ये जो नेमाथेलमिंथिस है ये एक सुपर फाइलम है, जिसमें फाइलम रोटीफेरा और फाइलम निमाटोडा आते हैं। लेकिन आपके लेवल पर नेमाथेलमिंथिस को और निमाटोडा को एज अ सिनोनिम बोल देते हैं। तो 63 का आंसर है 2। वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई यानी कि फिलेरियल वर्म बिलोंग्स टू दिस फाइलम। ठीक है, तो 63 तक का हो गया। 62 का आंसर था 4, 63 का आंसर क्या है? 2। अब आ जाओ 64 पर। इनमें से कौन सा इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं रखता है? 64 में आंसर दे रखा है 3, लोकस्ट। लोकस्ट तो सारे क्रॉप्स को खराब करता है, वो कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला नहीं है। बाकी सब सिल्क वॉर्म, लैक इंसेक्ट जिससे लाख बनता है, ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ज्वेलरी बनती है, और हनी भी जिससे हनी एक्सट्रैक्ट होता है, बाकी सब इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एग्जाम्पल्स याद करने हैं एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स एनिमल किंगडम में याद है तो कुछ और याद करने के बारे में सोचना है। ठीक, ये सब एनसीईआरटी में दे रखे हैं। लोकस्ट एक ग्रिगेरियस पेस्ट है, बहुत सारे बड़े बड़े कॉलोनीज में घूमता है, और जहां से पास कर गया पूरी घास को, पूरी फसल को साफ कर जाएगा। सो इट इज अ पेस्ट। 65, which statement is incorrect for animals belonging to class of chondrichthyes? 65 में पहला आंसर सही है, presence of placoid scales. In fact, जो teeth होते हैं इनके, they are also modified placoid scales which are backwardly directed. याद आया? NCERT. एयर ब्लैडर नहीं होता, सही है। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, ये भी सही है। तो 65 का आंसर बचा 4। नोटोकॉर्ड इज persistent throughout life, not only at the larval stage. तो इनकरेक्ट क्या हुआ इसमें से? 65 का आंसर 4। 66, which of the following protozoan takes feco-oral route? आंसर है अमीबियासिस, जो एंटमीबा से होता है, जैसे कि जियार्डिया इंटेस्टिनलिस से होता है। ये दोनों ही हैं फीको ओरल रूट थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। बाकी जो तीनों एग्जाम्पल दिए हैं उनके वेक्टर्स हैं। मलेरिया आप जानते हो,
कॉजल ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम है और इसका वेक्टर है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। काला आजार आप जानते हो लीशमैनिया डोनोवानी से होता है, अगेन उसका वेक्टर है फ्लेबोटोमस सैंड फ्लाई। और स्लीपिंग सिकनेस होता है ट्रिपैनोसोमा से, अगेन उसका वेक्टर है सीसी फ्लाई। तो सिर्फ कौन सा हुआ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, दैट इज अमीबियासिस। 67 सीधा रटने वाला क्वेश्चन, मसल, हार्ट और किडनी तीनों का ओरिजिन है मीजोडर्मल। आप जानते हैं 3 तरह के जर्म लेयर्स हैं जिन्होंने पूरा बॉडी बनाया है हमारा, एक्टोडर्म सबसे बाहर, मीजोडर्म सेंटर में और एंडोडर्म सबसे अंदर। तो हमारा पूरा किडनी, हार्ट और मसल का ओरिजिन क्या है, मीजोडर्मल। ठीक। 68 Which of the following is not a characteristic feature of cardiac muscle tissue? Not a characteristic feature. Presence of communication junction of fusion point. Cell junction fuse the plasma membrane of cardiac muscle cells and make them stick together. Unstriated, involuntary. Striated appearance होता है, हालांकि बैंड स्केलेटल मसल से हल्के हैं लेकिन हैं, तो इसमें सिर्फ सी फीचर नहीं है, बाकी सब फीचर हैं। और ये समझ गए ना किसकी बात कर रहा है, जो कार्डियक मसल सेल्स के बीच में, याद है पूरा पढ़ा रखा है। ये होता है एक गैप जंक्शन जिसके थ्रू आयंस का ट्रांसफर होता है जिससे कि इंपल्स कंडक्शन फास्ट हो जाए, और यहाँ बीच में सामान भरा है कि दोनों सेल्स आपस में जुड़े रहें, बिखरे नहीं, जिसे कहते थे डेस्मोसोम, अडहियरिंग जंक्शन, और इन दोनों को मिलाकर कहते थे इंटरकैलेटेड डिस्क, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्डियक मसल्स। तो 68 का आंसर है 3। सिर्फ अनस्ट्राइटेड अपीयरेंस होना इसका फीचर नहीं है। तो ए और बी में यही वाली बात बस एक अलग लाइन बना के लिखी हुई है। फ्यूजन पॉइंट से मतलब यही है जहां पर ब्रांचेस क्रिएट हो जाती हैं। 69 द कंपाउंड आइज ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ 2000 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ओमैटिडिया। याद आ गया। और उसकी विजन कैसी थी, मोजाइक एंड ए पोजीशन विजन हैविंग हाई सेंसिटिविटी बट लो रेजोल्यूशन। इसी विजन का नाम था मोजाइक एंड ए पोजीशन, प्लस नॉक्टर्नल विजन है, मतलब डिम लाइट में देखते हैं ज्यादा अच्छे से। नॉक्टर्नल एक्टिव ही ये रात में है, इसलिए ऐसा नहीं कि दिन में दिखेगा नहीं, लेकिन नॉक्टर्नल विजन है। ठीक। मोजाइक और ए पोजीशन याद है ना, एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट कहाँ है वो समझ नहीं आएगा और ऐसा लगेगा कि एक मोजाइक पेंटिंग की तरह ऑब्जेक्ट फैल गया है। तो 69 का आंसर हो गया 2। 70 सिलेक्ट द राइट ऑप्शन which relates to Schwann regarding the following statement. He reported that cells have an outer layer called plasma membrane. सही है, ये श्वान ने ही बताया था। Cell wall is not found in animal cell but a unique character of plant cell. ये भी बताया था। और प्लांट और एनिमल दोनों के बॉडी में सेल्स प्रेजेंट है, ये भी इसी ने बताया था। तो 70 का आंसर है 3। हालांकि श्लेडन एक बोटानिस्ट था, उसने प्लांट टिश्यू को ज्यादा अच्छे से स्टडी किया था और श्वान को क्रेडिट मिला था सिर्फ एनिमल स्टडी करने के लिए, लेकिन एक्चुअली में श्वान ने ही ज्यादा रिसर्च करी थी। ये सारे पॉइंट्स श्वान ने दिए थे, लेकिन श्लेडन श्वान ने मिलके फिर सेल थ्योरी प्रपोज की थी, जिसको फाइनलाइजेशन तब मिला था जब वर्चो ने बताया था कि omnis cellula e cellulae, each new cell arises from the pre-existing cell. So 70 का आंसर हो गया 3, all are correct. 71 structural lipids of cell membrane are, आंसर है 4, phospholipids. Phospholipid bilayer structure है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो अगर पेपर में लिखा आ जाए कि सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लेसिथिन। लेसिथिन
को सिर्फ ऐसे ना याद रखा करो कि वो तो लंग के एल्वेलाई के दीप पे होता है। लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है, नेचर में तो वही है ना, तो फॉस्फोलिपिड ही सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, तो वहां भी तो लिखा आ सकता है लेसिथिन। तो हमारे सेल मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है और वो लिपिड प्रेफरेबली फॉस्फोलिपिड है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड के पास एक पोलर फॉस्फेट हेड है और हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर फैटी एसिड टेल्स हैं, जिनको अरेंज करके हम मेम्ब्रेन को ओवरऑल पोलर नॉन पोलर दोनों नेचर दे सकते हैं। ठीक है, तो 71 का आंसर क्या हुआ? 4। 72, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? पहला कहता है कि पॉलीसेकेराइड में लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग होता है और राइट एंड रिड्यूसिंग होता है। एकदम सही है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का पॉइंट है। स्टार्च और ग्लाइकोजन ब्रांच्ड मॉलिक्यूल्स हैं, सही बात है। ब्रांच्ड होमोपॉलीसेकेराइड्स हैं, दोनों में ग्लूकोज होता है। स्टार्च और ग्लाइकोजन अनब्रांच्ड नहीं है, थर्ड वाला गलत है। फोर्थ कहता है स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन एंड टर्न ब्लू ब्लैक विद आयोडीन, क्योंकि उसमें एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, जबकि सेल्यूलोज में नहीं है तो वो होल्ड नहीं करेगा आयोडीन को, सही बात है। तो सिर्फ कौन सा स्टेटमेंट गलत हुआ? थर्ड। तो आंसर है इसका 4। 72 का आंसर है 4। ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब आ जाओ 73 पर। नंबर ऑफ मियोसिस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 101 ज़ाइगोट्स। 101 ज़ाइगोट्स हैं, तो फॉर्मूला था n प्लस n/4, 101 प्लस 101/4, 101 प्लस 4 2 8, 25 पॉइंट कुछ भी आए मुझे इससे मतलब ही नहीं है, मुझे सीधा यहाँ 26 लेना है। 101 प्लस 26 करोगे, क्योंकि मुझे 25 पॉइंट में जाना है, तो मैं ये वाला मियोसिस को कंप्लीट ही मानूंगी। और आप जानते हो n represents the number of oogenesis required to produce female gametes and n/4 represents the number of spermatogenesis required to produce male gametes। इसको ऐड करके आंसर क्या आएगा? 127। So total meiosis required to produce 101 zygotes is 127। अब 73 का आंसर हो गया 2। अब आ जाओ 74 पे। कियाज्मा shows the site of। 74 का आंसर है 3, क्रॉसिंग ओवर। याद है हमने कहा था कि शुरुआत में दोनों के दोनों क्रोमैटिड्स एक दूसरे से जब क्रॉसिंग ओवर कर रहे थे तो बीच में ये साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, फिर क्रॉसिंग ओवर हुआ, धीरे धीरे ये साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसअपीयर हो गया एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, और ये जो एक्स शेप्ड मार्क बना था इसी का नाम था कियाज्मा या कियाज्मेटा। ये कियाज्मेटा दिखाई दिया था आफ्टर पैकेटीन इन द डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, और फाइनली जब टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मा हो गया था, कियाज्मा भी गायब हो गया था, तो आया था डायाकाइनेसिस which marks the end of prophase 1 and the beginning of metaphase 1। तो 74 का आंसर क्या हुआ? 3। 75 सीधा लेबल करना है, सेंटर से शुरू करो, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, उल्टा दिया बस सीक्वेंस। तो 75 का आंसर है 2। ए है मोलर, फिर प्रीमोलर, फिर है कैनाइन और आखिरी में इंसीजर। क्वेश्चन में टीथ के रूट्स भी गिन सकते थे, आपको रूट्स का भी फॉर्मूला पता है। तो ऊपर मोलर में 3 रूट दिखाए हैं, प्री मोलर में 2 दिखाए हैं और बाकी दोनों में एक एक रूट दिखाया है। रूट याद है ना, दांत का वो हिस्सा जो जाके रूट में ये जॉ बोन में जाके फिक्स हो जाता है, एल्वेलस ऑफ जॉ, सॉकेट ऑफ जॉ में फिक्स होता है। तो 75 का आंसर है 2। 76 ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड हंगर which is the correct chronological sequence of ending the food stuff। 76 का आंसर है 4। जूलॉजी में ही नहीं, बॉटनी में भी आप लोगों को बहुत बार समझा चुके हैं।
अगर प्रोलॉन्ग्ड हम फास्टिंग करेंगे, हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे, तो सबसे पहले बॉडी के ग्लाइकोजन रिजर्व्स खत्म होंगे, उनको तोड़ना सबसे आसान है, एनर्जी अच्छी मिलती है। फिर इससे डिफिकल्ट वन को तोड़ेंगे, जो कि फैट्स हैं, उनको एक्सेस में तोड़ने लगेंगे तो बनेंगी कीटोन बॉडीज, और वो यूरिन में आने लगेंगी तो उसे कहते हैं कीटोन्यूरिया। कीटोन बॉडीज हमारे लिए टॉक्सिक हो सकती हैं। और सबसे आखिरी में किसे तोड़ा जाता है? प्रोटीन्स को। तो कार्बोहाइड्रेट फॉलोड बाय फैट्स एंड देन प्रोटीन। 76 का आंसर हुआ 4। 77 formed elements present in the human blood are। 77th का आंसर है 1। फॉर्म्ड एलिमेंट्स याद है ना, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? सारे सेल्स के नाम लिखे हुए हैं, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट, इन सबको मिलाकर फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोला हुआ है, यानी कि जो कॉर्पसल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो 77 का आंसर है 1। 78 ऐसे नोड यानी कि साइनोएट्रियल नोड, जिसे फ्लैक कीट नोड या नेचुरल पेसमेकर भी कहते हैं, जो कि हार्ट के राइट एट्रियम की दीवार में है। ऐसे नोड जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट्स बोथ द एट्रिया, सबसे पहले उसी को करता है, टू अंडरगो अ साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल, और एट्रियल सिस्टोल से वेंट्रिकल्स में बचा हुआ 30% ब्लड पास करता है। तो 78 का आंसर है 1। याद रखना है, जब दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड होते हैं, उस कंडीशन में एट्रिया का 70% ब्लड सीधा वेंट्रिकल्स में लीक कर जाता है। अब बचा एट्रिया में बाकी का 30% ब्लड, जो कंट्रैक्शन से कहाँ भेजा जाएगा? वेंट्रिकल्स में। सो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट to pass their remaining 30% blood into the ventricles। तो 78 का आंसर क्या मार्क किया? 1। उसके बाद पूरा कंडक्शन पाथवे याद है? ऐसे नोड का सिग्नल एवी नोड लेगा, फिर एवी नोड के बाद बंडल ऑफ हिस, और फिर बंडल ऑफ हिस से आगे पुरकिंजे फाइबर एंड इट्स ब्रांचेस, जिसे रैमिफिकेशंस कहते हैं। ऐसे नोड और एवी नोड की स्पीड कम थी, 0.2 से 0.3 मीटर पर सेकेंड, फिर उससे ज्यादा थी बंडल ऑफ हिस की 1 मीटर पर सेकेंड, और सबसे ज्यादा थी पुरकिंजे फाइबर की 4 मीटर पर सेकेंड। तो 79 पे आ जाओ। किडनी इज सिचुएशन बिटवीन, आंसर है T12 to L3 वर्टिब्रा, थोरैसिक नंबर 12 और लंबर नंबर 3 वर्टिब्रा के बीच में रखी है। अगर लंबर नंबर 3 नहीं दिया होगा तो लंबर 2 और लंबर 3 का जंक्शन भी लिखा हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, एग्जैक्टली वही होता है, लेकिन बहुत जगह ये लिखा होता है थोरैसिक 12 से लेकर लंबर 3 तक रखा है। 80 ए, बी और सी को आइडेंटिफाई करना है। ए है स्टर्नम, सामने से चेस्ट बोन है, बी है रिब्स, और सी है वर्टिब्रल कॉलम। ये पीछे की वर्टिब्रल कॉलम दिखा रखी है डायग्राम में। तो जो ट्रू रिब्स है, फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स, वो वेंट्रली स्टर्नम से जुड़ती हैं और डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से। 8, 9 और 10 वाली फॉल्स रिब्स हैं, क्योंकि वो डॉर्सली तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी, लेकिन वेंट्रली फ्यूज होकर 7th रिब से जुड़ जाती हैं। और जो 11th और 12th पेयर ऑफ रिब्स हैं, वो आगे आकर जुड़ती ही नहीं हैं, सिर्फ पीछे से जुड़ी हैं, तभी उनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो इसमें रिब्स के बारे में नहीं पूछा, सिर्फ पूछा है कि आगे स्टर्नम है, पीछे से क्या दिख रहा है? वर्टिब्रल कॉलम, और इनके बीच में अटैच्ड क्या है? रिब्स। 81 ब्लाइंड स्पॉट इज कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ, आंसर है एब्सेंस ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल्स। नंबर 3, ना वहां रॉड सेल है ना कोन सेल है, तभी वहां से चीजों की एंट्री एग्जिट होती है। आर्टरी का, वेन का आना जाना और ऑप्टिक नर्व का वहां से निकलना होगा। सो 81 का आंसर क्या हुआ? 3। 82 लो BMR, लो metabolic rate, increase in body weight and tendency to retain water in the tissues. This is a case of hypothyroidism. थायराइड हार्मोन के लेवल्स कम हो गए हैं, जिसे हम कहते हैं मिक्सेडीमा या गल्स डिजीज। 82 का आंसर है 3। मिक्सेडीमा का ही एक और नाम क्या है? गल्स डिजीज। तो अगर T3 और T4 हार्मोन्स की सिक्रीशन सिंस बर्थ ही कम है, उसे हम क्रेटिनिज्म कहते हैं,
और अगर ये सिक्रीशन कम हुआ इन एडल्ट कंडीशन यानी कि आफ्टर प्यूबर्टी ऐसा हुआ तो उसका नाम है मिक्सेडीमा या गर्ल्स डिजीज या इसे एडल्ट क्रेटिनिज्म भी कहते हैं। T3 T4 कम होगा तो मेटाबॉलिज्म कम होगा, हार्ट रेट ब्रीदिंग रेट कम हो जाएगा, लेकिन इंसान का बॉडी वेट इंक्रीज होगा क्योंकि वो चाहे थोड़ा सा भी खाना खाए, खाना टूटकर एनर्जी देने की जगह एक्यूमुलेट कर जाता है और जब टिश्यूज में पानी भरने लगे तो स्वेलिंग आ जाएगी, हाथ पैर मोटे मोटे लगेंगे जबकि उसमें सिर्फ फ्लूइड्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं और उस स्वेलिंग को हम अडीमा। सो 82 का आंसर हुआ 3। अब आ जाओ 83 पे। द एपिडिडाइमस लीड्स टू, ए पार्ट है वास डिफरेंस दैट असेंड्स टू एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। तो 83 का आंसर है 3। आप जानते हैं टेस्टिस के टेस्टिकुलर लॉब्यूल से निकलता है रेटे टेस्टिस, जो एक गुच्छा निकलता है। रेटे टेस्टिस ओपन होता है वासा एफ्रेंशिया में, फिर आता है ये एपिडिडाइमस और फिर ये वास डिफरेंस। ठीक है, 83 का आंसर हो गया 3। 84, कुछ इवेंट्स दिए हैं जिनको करेक्ट ऑर्डर में रखना है। तो देखो, सबसे पहले पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच आएगा तो फॉलिकुलर मैचुरेशन होगा ओवरी में और oogenesis होगा, ओव्यूलेशन होगा, रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम सेकेंडरी oocyte होगा। उसके बाद एलएच के लेवल्स बढ़ने की वजह से ओव्यूलेशन होगा, वो भी दिया हुआ है। और फिर कुछ टाइम के लिए कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन होगा टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन। अगर प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो 3 मंथ्स तक ये सिक्रीशन करेगा प्रोजेस्टेरॉन की फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता। अदरवाइज ये डीजनरेट होकर एक व्हाइट स्कार लाइक बॉडी बन जाएगा जिसे कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। तो ऑर्डर देखो, सबसे पहले सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, फिर ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स एंड oogenesis, फिर सडन इंक्रीज इन द लेवल्स ऑफ एलएच जैसे कि 14th डे पर ओव्यूलेशन होगा और फिर ग्रोथ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम होगा। तो 84 का आंसर है 2। सिंपल है क्वेश्चन एकदम। 85, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल मैन इज नेम्ड एज हैंडी मैन? आंसर है होमो हैबिलिस। टूल्स बनाने शुरू करें और ये होमो हैबिलिस को ही हम फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग कहते हैं, द होमिनिड कहते हैं। तो इंसान जैसा दिखने वाला एक्चुअली में ये पहला था। एनसीईआरटी बोल रही हूँ, फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग। रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस को कंपेयर करें तो ड्रायोपिथिकस ज्यादा एप लाइक था और जो पहला इंसान जैसा दिखने लगा था यानी कि मैन लाइक फीचर दिखा रहा था वो था रामापिथिकस। ये जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस था, याद करो, ये खाता फ्रूट था लेकिन हंट करता था स्टोन वेपन से हंटिंग करता था। और जो होमो इरेक्टस था, ये था जो मीट खाता था, करीब 1.5 मिलियन ईयर्स एगो पहले था और इसका क्रेनियल कैपेसिटी था 900 सीसी। सब एनसीईआरटी में लिखा है। तो 85 का आंसर क्या है? 4, हैंडीमैन होमो हैबिलिस। 86, मैच करना है। टाइफॉइड डायग्नोज होता है विडाल टेस्ट से, मैलिग्नेंट मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। याद आ गया? ये सबसे ज्यादा खतरनाक वाला स्पीशीज है जो ब्रेन तक में पहुंचकर सेरिब्रल मलेरिया भी कर सकता है और पूरी बॉडी में फैल जाता है, इसलिए मैलिग्नेंट नाम है। कॉमन कोल्ड होता है राइनो वायरस से। राइनो वायरस कॉमन कोल्ड करता है जिसमें बॉडी पेन होगा, हेडेक होगा और राइनोरिया होगा, रनिंग नोज होगा। ट्रीटमेंट कोई अवेलेबल नहीं है। 3 से लेकर 7 दिन में हम खुद ठीक हो जाते हैं बाय सेल्फ इम्यूनिटी। और ट्राइकोफाइटॉन से होते हैं रिंग वॉर्म डिजीजेज यानी कि फंगल डिजीजेज जिनको टीनिया डिजीजेज भी कहते हैं। तो 86 का आंसर है 1। सीधे सीधे ही ऑप्शंस मैच हुए हैं। इंटरफेरॉन, अ टाइप ऑफ प्रोटीन, इज यूज्ड टू क्योर एनी वायरल इन्फेक्शन। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन है। होम्योस्टैटिक डिसऑर्डर यानी कि ब्लड रिलेटेड कोई डिसऑर्डर, नहीं ठीक करेगा। हेपेटाइटिस कॉज्ड बाय वायरस, ठीक करेगा। कॉमन कोल्ड कॉज्ड बाय वायरस, ठीक करेगा। तो 87 का आंसर क्या हुआ? 4। सिर्फ ध्यान रखना है इंटरफेरॉन का नाम आया है तो वायरल डिजीज को ही ठीक करता है। 88,
Globulins contained in human blood plasma are primarily involved in, आंसर है डिफेंस मैकेनिज्म्स ऑफ बॉडी। ग्लोबुलिन यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि एंटीबॉडी बनाता है अंडर एनी इन्फेक्शन, और ये बनाने वाले सेल्स होते हैं बी लिम्फोसाइट, अ टाइप ऑफ WBC। तो 88 का आंसर हुआ 1। जो ऑक्सीजन बैलेंस वाली बात कर रहा है, सॉरी ऑस्मोटिक बैलेंस वाली, वो ऑस्मोटिक बैलेंस करता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। जो हम कहते हैं ना, अगर एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी हो गई तो प्लाज्मा में से पानी छूटकर टिश्यू स्पेसेस में भर जाएगा, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग, जिसे फिर से क्या कहेंगे, अडीमा। तो खून में पानी को पकड़ के रखने वाला कौन सा प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन। 89 MOET के बारे में पूछा है। MOET फुल फॉर्म याद है ना, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर पहले काउ को FSH लाइक हार्मोन्स देते हैं जिससे कि फॉलिकुलर मैचुरेशन हो जाए, सुपर ओव्यूलेशन हो जाए, और फिर 6 to 8 एग्स कलेक्ट किए जाते हैं पर साइकिल, और फिर इनको मैच्योर करके ट्रांसफर किया जाता है सरोगेट मदर में इन द स्टेज ऑफ 8 to 32 सेल्स। तो इसमें एक्स कलेक्शन पूछा है, वो नंबर कितना है, 6 से 8, आंसर है 1। 90 पोल्ट्री। पोल्ट्री फार्मिंग में हम सारे जितने भी बर्ड्स की रेयरिंग है वो करते हैं। तो चिकन हो, टर्की हो, डक हो, जितने भी बर्ड्स हैं सबकी रेयरिंग पोल्ट्री फार्मिंग में हो सकती है। तो इसका आंसर है 4, ऑल ऑफ दीज। अच्छा, अब एक क्वेश्चन हुआ था पहले GTS में, थोड़ा सा उसमें एक टेक्निकल एरर रह गया। एक क्वेश्चन था, इफ अ मियोसाइट यानी कि कोई भी सेल जो मियोसिस कर रहा है, इफ अ मियोसाइट हैज 24 क्रोमोसोम्स विद 10 पिकोग्राम DNA एट G1 फेज, ठीक है, then what will be the total number of bivalent chromatids and amount of DNA in meiosis 1 product। डिस्कस किया था मैंने आपसे पहले GTS में। मेरे दिमाग में भी कुछ और प्रोडक्ट रह गया, मुझे लगा वो कुछ और पूछ रहा है। तो देखो, क्वेश्चन क्लियर था, बहुत लोगों ने डाउट पूछा, इसलिए इसको फिर से भी डिस्कस कर रही हूँ। इसमें से कोई भी ऑप्शन का सेट सही नहीं बैठ रहा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 24 क्रोमोसोम्स हैं विथ 10 पिकोग्राम DNA, और वो भी कौन से स्टेज में, G1 फेज में। तो S फेज और G2 फेज के बाद DNA का अमाउंट कितना हो जाएगा, 20 पिकोग्राम DNA। अब मैंने ये नहीं ध्यान दिया था कि इसमें मियोसिस 1 प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा था, जब रिडक्शनल डिवीजन हो चुका होगा। तो रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा, उसके बाद बाइवेलेंट कितने बनेंगे, बाइवेलेंट मतलब मुझे होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर करने हैं। टोटल 24 क्रोमोसोम है तो 12 पेयर बनेंगे, तो नंबर ऑफ बाइवेलेंट्स कितने होंगे, 12। सीधा याद रखना है, बाइवेलेंट मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर। तो 2n इक्वल टू 24 है तो 12 पेयर बनेंगे। 12 बनेंगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स डबल कर दो, कितने हो जाएंगे, 24 क्रोमैटिड। लेकिन जो अमाउंट ऑफ DNA होना चाहिए, अगर फोर्थ ऑप्शन देखोगे तो वो 20 नहीं, कितना रह जाएगा, 10, क्योंकि मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है, ये वाला DNA हाफ हो चुका होगा। और मियोसिस के एंड में जो भी ये बनेंगे 4, तो उसके अंदर वो बराबर होगा, क्योंकि मियोसिस 2 कैसा है, इक्वेशनल डिवीजन। तो 82 का आंसर, अगर 4 मार्क कर रहे हो तो 12 बाइवेलेंट्स होंगे, 24 क्रोमैटिड्स होंगे और 10 पिकोग्राम DNA होगा। बाइवेलेंट होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम के पेयर 12 बन जाएंगे, उसमें डबल क्रोमैटिड होंगे, 24 सिस्टर क्रोमैटिड्स गिन लोगे, और DNA 10 होगा। तो इसमें टेक्निकल एरर छूट गया था, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, चलो, थैंक यू।